हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 की। जीओसी हमारा चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे, किनका प्लस आई लगता है किनका माइनस आई लगता है। और इंडक्टिव इफेक्ट में हमने ये देख लिया था कि प्लस आई माइनस आई से हम कैसे चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। नाउ मैं बात करने वाला हूं एसिडिटी। ठीक है, तो एसिडिटी को बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। एक्चुअली में एसिडिटी डिपेंड करती है पीकेए वैल्यू पे, बट यहां वो क्वेश्चंस हम करेंगे जिनको हम इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन वो बाद की बात है। तो अभी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है अपना एसिडिटी। एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसिडिटी किस एसिडिटी की बात कर रहा हूं। एसिडिटी अलग अलग टाइप की होती है कि लेविस एसिडिटी, तो एसिडिटी है ना, एक तो होता है लेविस एसिडिटी, मतलब हम बोलते हैं कि लोन पेयर एक्सेप्टर, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। एक हम बात करेंगे ब्रोंस्टेंट एसिडिटी की, एक हम बात करेंगे ब्रोंस्टेंट एसिडिटी की। ब्रोंस्टेंट एसिडिटी का मतलब है प्रोटॉन डोनर या H प्लस डोनर। या H प्लस डोनर। तो हम यहां ब्रोंस्टेंट एसिडिटी की बात करने वाले हैं। लेविस एसिडिटी पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां हम प्रोटॉन डोनर की बात करेंगे कि कोई भी कंपाउंड है, ये जेड है और इस पे ये H लगा हुआ है। अगर ये एसिडिक नेचर शो करेगा तो ये जेड माइनस और ये H प्लस बनेगा। आपको पता है कि ये वाला जो है वो है कॉन्जुकेटेड एसिड, और ये जो बन गया इसका बन गया कॉन्जुकेटेड बेस। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जेड डिफरेंट एटम भी हो सकता है, सेम एटम भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ जेड एच बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। जनरली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड और फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इधर से इधर जाता हूं ना तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, पोलैरिटी इंक्रीज होती है, एसिडिटी ऑफ एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा एसिडिक होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, OH बॉन्ड, FH बॉन्ड। तो पहले तो ये देखें कि नेचर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है। तो इसमें मान लो दो केस ऐसे जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और दो केस ऐसे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो जनरली ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन जो है ना वो ज्यादा एसिडिक होगी कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्डेड जो है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले नेचर ऑफ जेड एच बॉन्ड, अगर ये सेम आ जाए। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। जैसे मैं अगर मैं बात करूं कि CH3HA और NH2HB, अब इनमें एसिडिटी बात करूं तो HB की एसिडिटी HA से ज्यादा है क्योंकि बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा है। बट अगर मैं यहां बात करूं HC ट्रिपल बॉन्ड CH और अब इसको कंपैरिजन करूं NH2HB से और ये HA से, अब इस बॉन्ड में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की इक्वल नहीं है क्योंकि ये यहां क्या था, sp3 था, यहां ये क्या हो गया, sp हो गया। तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की एसिडिटी ज्यादा थी, बट इस कंडीशन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एसिडिटी क्या हो गई, इससे ज्यादा हो गई। मतलब यहां HA ज्यादा एसिडिक है HB से।
अब अगर मैं बात करूं कि H C ट्रिपल बॉन्ड CHA NH3H और ये B और ये पॉजिटिव। अब अगर बात करूं तो वापस से HB ज्यादा एसिडिक हो गई HA से, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा। और यहां देखो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25, यहां इस sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 2.5 सॉरी, और इस नाइट्रोजन की होती है 3.0। तो यहां पोलैरिटी ज्यादा थी तो ये ज्यादा एसिडिक, अब यहां पोलैरिटी ज्यादा हो गई तो ये ज्यादा एसिडिक। इसमें ये वाले अब N प्लस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन sp से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक हो गया। तो डेफिनेटली जब क्वेश्चन आता है ना तो इतना कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल सा पूछता है कि कार्बन सभी जो कंपाउंड है उनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से एसिडिटी शो करेगा तो उनका एसिडिक ऑर्डर क्या रहेगा। तो यहां हम अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। अब कितनी पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एसिडिटी कैसे चेक करें, ठीक है। तो देखो इधर चलो देखते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। उससे पहले एक नोट लिखा रहा हूं, वो आप उसको समझे। एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस इंक्रीज, एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ conjugated base increase, acidity of conjugated acid increase। इस लाइन से क्वेश्चन लगेगा कि H प्लस देने के बाद मतलब ये जो ZH है ये H देगा तो ये Z माइनस बनेगा, इसको बोला कॉन्जुगेटेड बेस, इसको बोला कॉन्जुगेटेड एसिड, साइड में इसने क्या डोनेट कर दिया H प्लस। अब मैं बोल रहा हूं इस कॉन्जुगेटेड बेस की यदि स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी। तो एक पॉइंट तो मैंने ये लिखा है, दूसरा पॉइंट और लिखा देता हूं, एक पॉइंट और काम में आएगा अपने नोट सेकंड। ये वाला क्या काम में आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स conjugated base weak and good living group। एक ये लाइन भी चलेगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वीक होता है। मैंने यहां बेसिसिटी की बात की कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वीक होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका बेस ये वीक होगा। यहां मैं बात कर रहा हूं स्टेबिलिटी की। दूसरा स्टेटमेंट बोला है स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेटेड बेस वीक एंड गुड लिविंग ग्रुप। ये दोनों स्टेटमेंट जगह जगह अप्लाई होंगे, तो आप इनको ढंग से देख लें कि इनके क्या क्या यूजेज हैं और कैसे कैसे यूज में आने वाले हैं। तो अभी तो मैं इसी लाइन को पकड़ के क्वेश्चन करने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एसिडिटी, ठीक है। चलो ओके, देखें दोनों को स्क्रीनशॉट ले ले, चलो ले लिए, आगे चलते हैं। अब देखो ना सारे कंसेप्ट लगाऊंगा, ढंग से समझना एक एक चीज को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान करता है बच्चा जब तक कनेक्ट नहीं करता है उन चीजों को। तो आपको मैंने दो स्टेटमेंट लिखा है, उन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हेडिंग है अपनी एसिडिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। एसिडिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड।
एसिडिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एसिडिटी की बात करें तो देखिए इधर, जैसे मैंने लिया CH3HA, CH3CH2HB, CH3, ये CH3HC और ये CH3 और ये HD। ठीक है, और इनका मैंने एसिडिटी ऑर्डर पूछा तो कैसे चेक करना है, मैंने बोला कि इनके H ये हटेंगे और इनके क्या बन जाएंगे, कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएंगे, CH3 माइनस, CH3CH2 माइनस, CH3CH माइनस और CH3CH3 माइनस, ये इनके कॉन्जुगेटेड बेस बन गए। अब कॉन्जुगेटेड बेस एक्चुअली में कार्बेनाइन तो है, तो टॉप टू बॉटम जा रहा हूं ना, इस यहां पे मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, या फिर अपना कार्बेनाइन को क्या बोल दूं मैं, कॉन्जुगेटेड बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन या कॉन्जुगेटेड बेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस, ये वाला है लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस, लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस, ये वाला मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है, ये वाला लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है। मैंने क्या बोला था, मोस्ट स्टेबल। अगर एसिडिटी कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है एसिडिटी बढ़ती है। तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस ये है, तो मतलब इस हाइड्रोजन की एसिडिटी सबसे ज्यादा है। तो यहां एसिडिटी ऑर्डर आएगा ना, वो आएगा HA, HB, HC और HD, ये एसिडिटी ऑर्डर आ जाएगा। तो डायरेक्ट किसको चेक करना है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बेनाइन बनेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये आरसी कंसेप्ट, आरसी सर कंसेप्ट की बात करें तो ये एकदम शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस एसिडिटी उतनी ही ज्यादा। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, फिर मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वीक होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये है, ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वीक होता है, मतलब टॉप टू बॉटम जाऊंगा, ये मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस और ये वीकेस्ट बेस, और ये वाला हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। दो स्टेटमेंट लिखा है ना, एक तो ये बोला कि जैसे जैसे कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वो तो कार्बेनाइन हो गया ना, एसिडिटी बढ़ जाएगी। दूसरा ये बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वीक होता है, तो ये वीकेस्ट बेस है। आगे बात समझ में, तो वीकेस्ट बेस हुआ तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, तो टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन कॉन्जुगेटेड बेस डिक्रीज, बेसिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये वीकेस्ट बेस। पहला एग्जांपल, इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब मैं केवल एसिडिटी का ऑर्डर बताऊंगा, H हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से अगेन, CH3CH2HA, CH2CHHB, CHCHC, इनकी एसिडिटी पूछना है। तो कैसे चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन कॉन्जुगेटेड बेस, ये H गया नेगेटिव यहां आया, ये HB गया नेगेटिव यहां आया, HC गया नेगेटिव यहां आया। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक करो, टॉप टू बॉटम ऐसे जा रहा हूं, तो स्टेबिलिटी ऑफ
कॉन्जुगेटेड बेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन ये है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस इंक्रीज होगा तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एसिडिटी ऑर्डर HC, HB और ये HA, ये एसिडिटी ऑर्डर आएगा। और देख लेते हैं, खूब क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे। एकदम आराम से, एक बार नहीं 2 बार आप रिवाइंड करके इस लेक्चर को देखें, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा परेशान रहता है एसिडिटी के ऑर्डर को लेके। तो हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एसिडिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। आगे लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। CH2HA CO CH2 और ये CH3 और ये HB। बोला HA और HB में से ज्यादा एसिडिक कौन है? तो HA को हटाता हूं तो नेगेटिव चार्ज यहां आता है, इस ग्रुप का क्या लग रहा है, -I। HB को हटाता हूं, नेगेटिव चार्ज यहां लग रहा है, इसका -I, इसका क्या लग रहा है, +I। +I बढ़ता है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम होती है, इसका मतलब ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, HA ज्यादा एसिडिक है HB से। ऐसे में लेता हूं CH2H COCH और ये COCH2H A B और C। अब देखो HB को हटाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, इसका भी -I लगेगा, इसका भी -I लगेगा। HC को हटाऊंगा, HA को हटाऊंगा, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, केवल इस CO का -I लगेगा, इसको हटाऊंगा तो इसका -I लगेगा। तो इस पे 2 का -I लग रहा है, इन पे एक एक का -I लग रहा है, तो HB ज्यादा एसिडिक है, HA और HC दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। और देखें CH2H COH CH2H COCH3 CH2H NO2 CH2H Cl, और यहां बोला ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो ये गया नेगेटिव चार्ज, ये गया नेगेटिव चार्ज, ये गया नेगेटिव चार्ज, ये गया नेगेटिव चार्ज, इसका क्या लगने वाला है, -I, इसका भी क्या लगने वाला है, -I, NO2 का भी क्या लगने वाला है, -I, इसका भी क्या लगने वाला है, -I। अब जहां -I सबसे ज्यादा है, ठीक है, वहां सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेटेड बेस। तो देखो एक चीज ये भी देख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R -H -I प्लस R प्लस H प्लस I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि एसिडिटी, भाई जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, एसिडिटी कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब एसिडिटी जो आ जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R -H -I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +R +H और +I। ये लो, एक चीज और पूछ सकता है कि एसिडिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKb और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb, ये भी पूछ सकता है। तो हम एसिडिटी का ऑर्डर निकाल रहे हैं, वही ऑर्डर Ka का हो जाएगा, pKa का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, pKb का वही ऑर्डर हो जाएगा, Kb का जस्ट अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। तो देखो -I, अब सबसे इनमें -I का ऑर्डर किसका ज्यादा है, NO2 का -I सबसे ज्यादा, फिर एल्डिहाइड का हो गया, फिर कीटोन का हो गया, सबसे कम किसका हुआ, Cl का -I हुआ। तो -I के ऑर्डर से, ये ऑर्डर है -I का, -I ऑर्डर, इसी से अरेंज कर देंगे एसिडिटी ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा HC, फिर HA, फिर हो जाएगा HB और सबसे कम एसिडिक है वो है HB। ऐसे अगर मैं बात करूं, ये CH2HA और
दूसरा मैंने लिया ये HB, तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां इसका माइनस आई लगेगा, यहां इसका माइनस आई लगेगा, ज्यादा माइनस आई उसका होता है, तो वो वाली ज्यादा एसिडिक हो गई। ऐसे चेक करते हैं कार्बन हाइड्रोजन की एसिडिटी। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया, बाकी तो एसिडिटी आगे आने वाली है। OH बॉन्ड की एसिडिटी ज्यादा होती है, वो आगे हम एसिडिटी रेजोनेंस पढ़ने के बाद डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं और कंपाउंड की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है उसके बारे में। चलो वो आगे हम देखेंगे, रेजोनेंस के बाद एसिडिटी एक बड़ा हेडिंग डलेगा, उसके बाद बात कर लेते हैं उसको। अब हम देखते हैं बेसिसिटी, या फिर एक क्वेश्चन और करा देता हूं, HA HB HC और HD। दूसरा क्वेश्चन, HA HB HC HD। इनका एसिडिटी ऑर्डर देखें तो वही सिंपल कंसेप्ट लगाना है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जाता हूं तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस क्या होती है, डिक्रीज होती है, कॉन्जुगेटेड बेस से डिक्रीज। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा हमने बात कर चुके हैं। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज। ऐसे यहां बात करूं, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, उसके बाद डिस्टेंस देखता हूं 1 2, 2 नंबर पे NO2 का क्या लग रहा है माइनस आई, 1 नंबर पे CO का क्या लग रहा है माइनस आई, यहां 2 नंबर पे CN का क्या लग रहा है माइनस आई, यहां 1 2 2, 2 नंबर पे क्या लग रहा है माइनस आई। तो देखो सबसे ज्यादा मिनिमम डिस्टेंस है यहां, इसमें मिनिमम डिस्टेंस है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो HB हो गया। उसके बाद यहां डिस्टेंस 2 से माइनस आई, यहां भी 2 से माइनस आई, यहां भी 2 से माइनस आई, बट यहां फिर नंबर यहां 2 का माइनस आई, तो फिर HD हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी और इसकी, तो डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, माइनस से ज्यादा होता किसका है NO2 का, तो उसके बाद HA हो जाएगा और लास्ट में आपका हो जाएगा HC। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एसिडिटी चेक करते टाइम, सिंपल सा कंसेप्ट है। रेजोनेंस की बात भी करेंगे हम आगे। चलो इसके बाद हम बात करते हैं बेसिसिटी की। ठीक है, चलो तो यहां कौन सी बेसिसिटी की बात कर रहा हूं वो भी देख ले आप। बेसिसिटी, यहां मैं बेसिसिटी की बात कर रहा हूं, लेविस बेसिसिटी। मतलब लोन पेयर डोनर। ठीक है, अब बेसिसिटी ऑफ एमीन, बेसिसिटी ऑफ एमीन, तो एमीन जो है
वो अपने पास 3 तरह की है, क्योंकि एमीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अब एमीन की बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी ऑफ एमीन 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, और मैं यहां बात कर रहा हूं एलिफेटिक एमीन की। किसकी बात कर रहा हूं? एलिफेटिक एमीन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एलिफेटिक एमीन में अपने पास ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, और ये NH3 हो गया। यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब बेसिसिटी जस्ट अपोजिट होती है एसिडिटी की, तो एसिडिटी में हमने ये लोन पेयर डोनेट करेगा, तो लोन पेयर डोनेट कब करेगा? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो। मैक्सिमम होने के लिए पीछे कौन सा ग्रुप लगा होना चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, जो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता हो, मतलब प्लस आई वाले ग्रुप। तो यहां बेसिसिटी जो होती है ना, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच और माइनस आई। ये वाला बेसिसिटी का जनरल ऑर्डर होता है। प्लस आई बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगा, और माइनस आई बढ़ेगा तो बेसिसिटी कम हो जाएगा। ओके, क्लियर? अब देखो एमीन की बेसिसिटी, एनसीईआरटी का टॉपिक चल रहा है, आप ध्यान दें, यहां मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी में हम यहां टॉपिक को लेके चलेंगे। तो एमीन की बेसिसिटी में इनमें कंपैरिजन करने वाला हूं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया। तो इन गैसियस स्टेट, तो यहां रेजोनेंस का तो कोई रोल ही नहीं है, प्लस आई लगेगा इनका, 3 का प्लस आई लग रहा है, 2 का प्लस आई लग रहा है, 1 का प्लस आई लग रहा है, एक एल्काइल ग्रुप का प्लस आई लगता है। तो इन गैसियस स्टेट और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट और गैसियस स्टेट की बात करूं तो बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। यही फैक्टर डिपेंड करता है। बट अगर मैं बात करूं बेसिसिटी इन एक्वस और इन वाटर और इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर आपको कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो इसका मतलब एक्वस में आपको बेसिसिटी कैलकुलेट करनी है। गैसेस आएगा तो बाकायदा क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि आपको गैसेस स्टेट में बेसिसिटी चेक करनी है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन का वे कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक्वस मान के चलना है। तो मैंने बोला कि इसमें तो प्लस आई, तो यहां मैंने बोला RnH2 और ये NH3, RnHR और ये RnR और ये R। यहां कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, यहां पे कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। यहां इस R का क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है। यहां 2R का क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है। यहां 3R का क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है। तो इधर से इधर जा रहा हूं तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो गैसेस स्टेट में बेसिसिटी का ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और NH3। देखो बेसिसिटी है ना, जो पीकेबी बेस्ड होती है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम कंसेप्चुअल अरेंज करें, जबकि प्रैक्टिकली जब तक पीकेबी वैल्यू पता नहीं होती है ना, हम किसी भी कंपाउंड का एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर अननोन कंपाउंड का नहीं बता सकते। नॉन कंपाउंड हमारा देखा हुआ है कि इसका इस कंसेप्ट से इसका आंसर आता है तो वही होगा, अदरवाइज अननोन कंपाउंड का एसिडिटी और बेसिसिटी ऑर्डर बताना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो यहां एक चीज और देख लें कि बेसिसिटी जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी, पीकेए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केए। ये भी ध्यान रखें। तो मैं केवल बेसिसिटी का ऑर्डर बता रहा हूं, जो बेसिसिटी का ऑर्डर का वही केबी का ऑर्डर हो जाएगा।
पीकेबी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये सेम कंसेप्ट है। अब बात करते हैं बेसिसिटी इन एक्वस H2O पोलर। तो यहां 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं। बेसिसिटी इन एक्वस और H2O और इन पोलर सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन फॉलोइंग 3 फैक्टर। बेसिसिटी जो है वो एक्वस में और H2O में 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। और वो 3 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं वो देखें। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट, अगर केवल इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो आंसर हमारा आना चाहिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और NH3 जैसा हमने निकाला है। दूसरा सॉल्वेशन एनर्जी, और तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखना, इन तीनों को देखना। अगर मैं बेसिसिटी एक्वस में निकालूं, H2O में निकालूं, तो अगर मैं केवल इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करूं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री NH3 आएगा। अगर सॉल्वेशन एनर्जी को कंसीडर करूं तो देखो, यदि अमोनिया एसिडिटी बेसिसिटी शो करता है तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा NH और ये H और ये पॉजिटिव। अब इसका सॉल्वेशन कौन करेगा, H2O है वो, तो ये सॉल्वेशन इसका कर देगा। तो यहां मोर सॉल्वेशन हुआ है, मोर सॉल्वेशन मोर एनर्जी रिलीज होगी। ज्यादा सॉल्वेशन हुआ है, 4 हाइड्रोजन से वाटर जुड़ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो मोर सॉल्वेशन मोर एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी। अगर 1 डिग्री एमीन बेसिसिटी शो करती है तो H प्लस एक्सेप्ट करेगी और बनाएगी RNH और 3 प्लस। तो यहां भी क्या आ जाएगा, इसको भी सॉल्वेशन कर देगा OH2 और OH2। अगर 2 डिग्री एमीन बेसिसिटी शो करता है RNH और ये H प्लस, ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा R2NH और ये H और ये पॉजिटिव, इसका भी सॉल्वेशन होगा OH2 और ये OH2। और यदि 3 डिग्री एमीन R3N ये बेसिसिटी शो करेगी तो क्या बनाएगा R3NH प्लस और इसका सॉल्वेशन। तो यहां देखो, यहां से अमोनिया से मैं 3 डिग्री एमीन की तरफ जा रहा हूं, टॉप टू बॉटम यहां जा रहा हूं, तो सॉल्वेशन डिक्रीज, सॉल्वेशन एनर्जी डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये जो बन रहा है ना, ये वाला भाई, ये जो बेसिसिटी शो कर रहा है ना, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे RNH2 है, ये H प्लस आया, RNH3 प्लस, दिस इज कॉन्जुगेटेड एसिड और ये कॉन्जुगेटेड बेस। तो वहां कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी देखते थे एसिडिटी में, बेसिसिटी में कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी को हम देखेंगे। तो यहां मैंने बोला सॉल्वेशन डिक्रीज हो रहा है, सॉल्वेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं केवल सॉल्वेशन एनर्जी को कंसेप्ट मानूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड एसिड इसमें बना है, तो इसके बेस पे, सॉल्वेशन एनर्जी के बेस पे, इस कंसेप्ट के बेस पे जो बेसिसिटी ऑर्डर आया है ना, बेसिसिटी ऑर्डर, तो वो सबसे ज्यादा अमोनिया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम बेसिक कौन हो गया, 3 डिग्री सबसे कम बेसिक हो गया। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट तो बोल रहा था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया, और सॉल्वेशन एनर्जी बोल रही है अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जस्ट इसका अपोजिट बोल रहा है। एक इफेक्ट है स्टेरिक हिंड्रेंस। एक इफेक्ट कौन सा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब एज वेल एज बल्कनेस
ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की बल्कनेस बढ़ेगी, सॉल्वेशन बिकम्स डिफिकल्ट ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। मतलब मैंने बोला कि स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे होगा कि जैसे जैसे इस एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा ना, जैसे एल्काइल ग्रुप जरूरी नहीं है ना, आर एक बार मैंने CH3 लिया, एक बार मैंने इथाइल लिया, एक बार मैंने आइसोप्रोपाइल लिया, तो जैसे मैंने R बराबर CH3 लिया तो CH3NH2 हुआ, R बराबर ET लिया तो ETNH2 हुआ। अब सोल्वेशन को, इसका सोल्वेशन इजी वे में होगा क्योंकि CH3 का साइज छोटा है, और वही 1 डिग्री अमीन में इथाइल लगा लेता हूं तो सॉल्वेशन डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इथाइल का ग्रुप, इथाइल का साइज बड़ा हो गया। और अगर मैं बात करूं इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट सोल्वेशन तो बता रहा है कि CH3NH2 ज्यादा बेसिक होना चाहिए, और इथाइल लगा रहा है कि इसका प्लस साइज ज्यादा लग रहा है तो ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए। तो मतलब ये तीनों फैक्टर डिसाइड करते हैं। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, बोल सकता है कि आप स्टेरिक हिंड्रेंस और इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लिजिबल मानते हुए सॉल्वेशन एनर्जी के बेस पे आप आंसर निकालो, या फिर बोलता है सॉल्वेशन एनर्जी स्टेरिक हिंड्रेंस को नेग्लिजिबल मानो, उसके बेस पे मानो, या फिर बोला स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे आंसर निकालना है, इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन एनर्जी को नेग्लिजिबल मान लो। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ये तीनों मैंने बता दिए हैं। तो इस कंसेप्ट पे अगर मैं बात करूं तो यहां डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि 1 डिग्री पे ही एक बार CH3 लगाता हूं, इथाइल लगाता हूं तो चेंज आ सकता है। तो फिर ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा एलिफेटिक एमीन का, बात ही आती है। ठीक है, तो एक बार इसको ले लें फिर उसके बाद बताते हैं। एनसीईआरटी में उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले ले, चलो ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, अब बात करेंगे इसकी। तो अब बात करते हैं हम ओवरऑल बेसिसिटी की एक्वस सॉल्यूशन में कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि तीनों फैक्टर अलग अलग बोल रहे हैं। गैसेस स्टेट में बात करें तो 3 डिग्री 2 डिग्री वो तो अलग है, उसका कंसेप्ट गैसेस स्टेट में केवल इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करती है। एक्वस सॉल्यूशन में बात करें तो 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट बोलता है कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया होना चाहिए। सॉल्वेशन एनर्जी बोलता है जस्ट अपोजिट की अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए क्योंकि उसका कॉन्जुगेटेड एसिड सॉल्वेशन से मोस्ट स्टेबल हो रहा है। और स्टेरिक हिंड्रेंस ये बोलती है कि 1 डिग्री में भी जरूरी नहीं है कि इथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, दोनों की सेम बेसिसिटी आए, दोनों का सेम सॉल्वेशन हो, क्योंकि वो ग्रुप भी है ना, वो भी डिसाइड करेगा कि सॉल्वेशन इजी होगा या डिफिकल्ट होगा। चलो तो यहां बात करते हैं अपन को, तो कुल मिला के ये है कि ओवरऑल बेसिसिटी ऑर्डर इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में ओवरऑल बेसिसिटी ऑर्डर क्या आएगा ऑन द बेसिस ऑफ केबी वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ पीकेबी वैल्यू। इसके बेस पे क्या ऑर्डर आता है, तो देखो इधर अगर R बराबर आपने CH3 लिया है तो बेसिसिटी ऑर्डर आएगा 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और NH3 213 NH3 213 NH3, ये बेसिसिटी ऑर्डर आएगा अगर R बराबर CH3 लेता हूं। और R बराबर अगर इथाइल लेता हूं, ठीक है, R बराबर यदि इथाइल लेता हूं तो ऑर्डर आएगा 2 डिग्री 1 डिग्री, छोड़ी 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और अमोनिया।
ये फाइनली ऑर्डर आया है। CH3 लूंगा तो 213 NH3, ET लूंगा, इथाइल लूंगा तो 231 NH3। और अगर दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कैसे करे भाई, NH3 तो दोनों में लास्ट में जा रहा है, कोई डाउट नहीं है। ऐसे बोल दे R बराबर अगर CH3 रखता हूं तो ये ऑर्डर आएगा, R बराबर इथाइल रखता हूं उसमें तो ये ऑर्डर आएगा। अगर मान लो ये बोल दिया, अब देखो दोनों को मिक्स करते हैं। मैं पहले लिखो 231, ये किसका ऑर्डर है? ये ऑर्डर है इथाइल जब ग्रुप है। और फिर उसके बाद लिख दो, यहां से लिख दो 213। तो ये जो ब्लू वाले है ना, ये तो है R बराबर मिथाइल, और जो रेड वाले है ना वो है R बराबर इथाइल। 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ओवरऑल ऑर्डर भी मैंने दोनों को मिक्स करके भी बता दिया, दोनों को मिक्स करवा ले तो ये ऑर्डर आएगा। अगर अलग अलग रखे तो ये ऑर्डर आएगा। 213 NH3, 231 NH3। उसको कैसे याद करना है? 231 लिखो, फिर यहां से स्टार्ट कर दो 213। तो यहां देखो ओवरऑल ऑर्डर ये हो गया। 2 डिग्री इथाइल में ET NH ET मोस्ट बेसिक, फिर उसके बाद 3 डिग्री इथाइल में ET3N, फिर 2 डिग्री मिथाइल में CH32NH, उसके बाद 1 डिग्री मिथाइल में इथाइल में ETNH2, उसके बाद 1 डिग्री मिथाइल में CH3NH2 और CH3 का होल थ्राइज N। ये ओवरऑल ऑर्डर है। और ये जो सारा क्वेश्चन है ना, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा एमीन वाले चैप्टर में। एन कंटेनिंग कंपाउंड एमीन वाला चैप्टर है 12th क्लास की एनसीईआरटी का, नाइट्रोजन वाला चैप्टर। उसमें ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनके सबके पीके भी मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है एनसीईआरटी का। पूछ सकता है, ऐसे तो बहुत बार पूछा है, जरूरी नहीं है हमेशा इस पैटर्न पे पूछे, इस पैटर्न पे भी पूछ सकता है। तो दोनों याद होने चाहिए। तो 213 NH3, 231 NH3 दोनों को मिक्स करता है तो 231, फिर यहां से लिख देना 213। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और क्वेश्चन की बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का ऑर्डर मैंने बता दिया, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जनरली 2 डिग्री एमीन ज्यादा बेसिक होती है, क्योंकि प्लस आई भी 2 का लगता है, सोल्यूशन भी ठीक ठाक सा होता है। प्लस 1 डिग्री में प्लस आई कम होता है तो सोल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब जैसे और बात करें, जैसे मैंने लिया ये वाला NH तो इधर से इधर जा रहा हूं ना, तो S% डिक्रीज हो रहे हैं, माइनस आई डिक्रीज हो रहा है और प्लस आई क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बेसिसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एक क्वेश्चन। दूसरा, CH3CH2NH2, या फिर ऐसे बोल देते हैं CH3NH2 CH डबल बॉन्ड NH, ये लो। तो यहां नाइट्रोजन के लोन पर sp3 में है, sp2 में है, sp में है। टॉप टू बॉटम जाता हूं, S% करेक्टर बढ़ रहा है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, बेसिसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और साइनाइड तो बहुत कम बेसिक होता है, वेरी वीक बेस होता है साइनाइड। और बात करें NHCH3 NH, ये Br NH और ये NH ऑक्सीजन। तो ये वाला पार्ट सब में सेम है। इस CH3 का क्या लगने वाला है? प्लस आई। Br का क्या लगने वाला है? माइनस आई। और ये क्या है? सिंपल। इस ऑक्सीजन का क्या लगेगा? माइनस आई।
अब माइनस आई यहां लग रहा है, ये प्लस आई वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर माइनस आई यहां भी, माइनस आई यहां भी, माइनस आई वाला लीस्ट बेसिक होगा, तो थर्ड हो जाएगा। अब देखो एक दो नंबर पे माइनस आई लग रहा है, एक दो तीन, यहां चार नंबर पे माइनस आई लग रहा है, यहां माइनस आई कम है यहां ज्यादा है, तो फिर 4 नंबर हो जाएगा, उसके बाद सेकंड हो जाएगा, ये बेसिसिटी। तो मैंने केवल एलिफेटिक एमीन की बेसिसिटी बात की, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मैंने समझाया है, समझ में आ गया होगा। ओके चलो, तो ये बात हुई इंडक्टिव इफेक्ट की, एप्लीकेशन मैंने बोला। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट परमानेंट इफेक्ट की, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, नेक्स्ट वाला फैक्टर है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट परमानेंट, टेम्परेरी, परमानेंट में हमने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट, टेम्परेरी में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब हम बात करेंगे सेकंड की, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। या फिर इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। या फिर इसका नाम है बेकर-नातन इफेक्ट। ये लो, तीन नाम से इसको बोलते हैं, बेकर-नाथन ने दिया, नो बॉन्ड रेजोनेंस अभी समझा देंगे। होता क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन में, सिग्मा एंड पाई बोथ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, पहली बात ये। इट इज परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट है, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि परमानेंट इफेक्ट में हमने इसको कैटेगराइज किया है, तो परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा एल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, समझना इस चीज को, मैं आगे बताऊंगा। एल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप with vacant p orbital और या पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। किस टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, एल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विथ वैकेंट p ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तीसरा, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी, समझते जाना। तीसरा मैंने बोला सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंड पाई इन्वॉल्व, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, वही इंडक्टिव इफेक्ट में केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता था। फोर्थ, एल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विथ वैकेंट p ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसके साथ ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। एल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विथ वैकेंट p ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ क्या हो जाते हैं, ये ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट में केवल डिस्प्लेस होते हैं, यहां कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, वो ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ये मैंने बताया था ट्रांसफर का मतलब क्या है और ये क्या है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे काम में क्या आएगा, कितना तरह का होता है और हमारे कहां कहां ये काम में आ सकता है, ये सब चीजें हम यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गए हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। H से रिप्रेजेंट करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबिलिटी मिटाऊं, चलो
पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर लेते हैं अपन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली टू टाइप का होता है, एक एक चीज को समझना आप। एल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विथ वैकेंट p ऑर्बिटल। एक तो इस तरह का हो सकता है कि एल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर जाए विथ वैकेंट p ऑर्बिटल। एक किस टाइप का हो सकता है, एल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विथ पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दो तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, एक में एल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करे विद वैकेंट p ऑर्बिटल। इसका एप्लीकेशन क्या है, इस प्रकार के हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या करेंगे, ये किस में होता है, ठीक है, इस प्रकार का हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, बाय दिस टाइप ओवरलैपिंग, बाय दिस टाइप ओवरलैपिंग explain first stability of carbocation, stability of carbocation, दूसरा stability of free radical। इस प्रकार के हाइपर कॉन्जुगेशन से हम दो को एक्सप्लेन करेंगे, दो फैक्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन में अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो किस टाइप का ओवरलैपिंग होता है, एल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विद वैकेंट p ऑर्बिटल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में होता है तो भी इसी टाइप का होता है। और ये कहां काम में आने वाला है, इस प्रकार का बाय दिस टाइप ओवरलैपिंग एक्सप्लेन, by this type overlapping explain। इस टाइप की ओवरलैपिंग से हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इसमें दो हैं, पहला है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी, और दूसरा डायरेक्टिव इफेक्ट of alkyl substituted benzene। यहां पे हम ये बात करेंगे, यहां दो को एक्सप्लेन करेंगे, डायरेक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इन दो फैक्टर को हम यहां एक्सप्लेन करने वाले हैं। और तो एल्कीन की स्टेबिलिटी में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे काम करता है वो एक्सप्लेन करेंगे हम एक एक चीज को। तो पहले हम इसको पढ़ने वाले हैं कि ये इनमें कैसे होता है, कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं, फिर हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यहां से, ओके। एक बार पढ़ के जरूर आना, रोज का रोज रिवाइज करें, रेगुलर पढ़ें। और मेरा ये कहना है कि जीओसी तक आप रोज पहले पेज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू रखें, तो जीओसी खत्म होते होते लगभग ऑर्गेनिक आपकी मुट्ठी में आ जाएगी, ओके। थैंक यू।